हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एनसीईआरटी का है ना ज्योग्राफी चल रहा है क्लास 9 का। इससे पहले 6, 7 है ना 8 क्लास का जो ज्योग्राफी है ना एनसीईआरटी हिंदी माध्यम का कराया जा चुका है, जो कि बुक से ही लाइन बाय लाइन रीड करके कराया जा चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो जाके वो कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी की चैप्टर जो 3 है ना। उससे पहले 1, 2 भी हो चुका है 9 क्लास का चैप्टर 1, 2, तो आप वो भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3, जो कि है अफवाह। अब अफवाह क्या है सब यहाँ पे जानेंगे। अफवाह, ठीक है। देखिए, अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। समझिए क्या नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं अगर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। देखिए, आप लोग सोचते होंगे नदी कैसे बनती है। जब पहाड़ों से पानी निकलती है ना, हर जगह से थोड़ा थोड़ा निकलती है, जब वो एक जगह पे आके मिल जाती है तो वो नदी का निर्माण करती है। आप याद रखेंगे, ऐसे नदी का निर्माण होता है। अब देखिए, अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। ठीक है, इनका जो निकास मैंने जाके कहाँ गिरता है, झील वगैरह सब में, समुद्र में। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अवश्य कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि जो पड़ोसी अफवाह द्रोणों को एक दूसरे से अलग करती है, इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। तो आप इतना बस समझ पाए होंगे। जल विभाजक आप देख सकते हैं, चित्र क्या है, जल विभाजक, जल को जो अलग कर रहा है एक तरह से। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आप यहाँ पे क्या है, क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। विश्व की सबसे बड़ी क्या है, अफवाह द्रोणी अमेजन कौन सी नदी का, अमेजन नदी की है, याद रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। भारत में किसी नदी का है ना अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है, याद करना, ज्ञात करना, चलो मिल जाएगा इसका आंसर। देखिए, एनसीईआरटी में क्या होता है, क्वेश्चन आप आंसर करेगा तुरंत उसके बाद ही आंसर भी दिया रहेगा। आप ये बात को गौर करेंगे, ठीक है। देखिए, भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृति के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीप नदियाँ। ठीक है, अब देखिए, भारत के 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीप नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। भारत के 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण, ठीक है, हिमालय तथा प्रायद्वीप नदी एक दूसरे से भिन्न होती है। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त उच्च पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। इसमें समझे होंगे, क्या समझे कि हिमालय के जो अधिकतर नदियाँ क्या होता है, बारहमासी होता है, इसमें हमेशा पानी रहती ही रहती है। अब तो हिमालय की 2 मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। अब हिमालय के जो अब मेन इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती, हिमालय से निकलती है, याद रखेंगे। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया। हिमालय की नदियाँ अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ठीक है, तो पर्वतों को काट कर आती है नदियाँ, याद रखेंगे। यह अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र आपर्दन क्रिया करती है। अब इससे पहले देख लेते हैं कि एक गर्ज जो हम लोग देखे थे कि गर्ज क्या होता है। गर्ज देखिए, दोनों पहाड़ी के मध्य से पानी, यानी पानी को काट के आना, एक तरह से 2 पहाड़ी के बीच से आना, समझ गए होंगे, गर्ज बोलेंगे इसको। उसके बाद आप इसको देख सकते हैं, नदी का स्रोत देख सकते हैं। ठीक है, ऊपरी भाग है ना, मध्य भाग गोखड़ झील, ठीक है, निचला भाग ये सब देख सकते हैं, डेल्टा, विसर्ग क्या होता है पहले पढ़ चुके हैं। अब नदी की विभिन्न अवस्थाएं आप देख सकते हो। तो चलिए फिर आगे रीड करते हैं, यहाँ तक हम लोग करती है देख लिए। अब देखिए, यहाँ से हम लोग रीड करेंगे। चलो हम लोग रीड करते हैं, थोड़ा सा ब्लर जल्दी से हट जाएगा, आप लोग वेट करेंगे। ओके, देखिए,
करती है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू की संवहन करती है। मध्य एवं निचले भागों में यह नदियाँ विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदान में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। यह पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करती है। अब प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होता है, मौसम पर निर्भर करती है। ठीक है, शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती हैं। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की ओर तरफ बहती है। तो प्रायद्वीपीय भारत है ना, नदी का क्या दो स्रोत था, हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ कहाँ से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, याद रखेंगे। अब हिमालय की नदियाँ क्या क्या है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये नदियाँ लंबी है तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इसमें मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद है किसी नदी, चलिए देख लीजिए अच्छे से जूमिंग कर लेते हैं। ठीक है, इनकी बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती है। किसी नदी तथा उसके सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। नदी तंत्र क्या कहते हैं, सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी तंत्र। अब देखिए सिंधु, गंगा और क्या था, ब्रह्मपुत्र नदी तो निकलती है हिमालय से। अब सिंधु नदी का तंत्र यानी उसका सहायक नदी क्या क्या है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। तो सिंधु घाटी का जो है उद्गम कहाँ से होता है, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। तिब्बत में है, मानसरोवर झील के निकट से ही सिंधु घाटी का सिंधु यानी मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। सिंधु नदी के बारे में समझ पे आए होंगे कि यह पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। कहाँ से, लद्दाख से सिंधु नदी प्रवेश करती है भारत में, और ये पश्चिम की ओर बहती है, याद रखेंगे क्या, सिंधु नदी। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय कार्य का निर्माण करती है। ठीक है, इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ है जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। देखिए इसका नाम आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो क्योंकि ये पाकिस्तान में जाके ये होती है, तो यहाँ पर नाम रखा गया है, तो आप याद रखोगे। ठीक है, क्या क्या है, इस क्षेत्र में बहुत सी नदियाँ हैं जैसे जास्कर, नबुरा, ठीक है, सैयद तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलते, कहाँ में, अटक में, जगह का नाम है, और लद्दाख से प्रवेश करती है, पश्चिम की ओर बहती है, याद रखेंगे क्या, सिंधु नदी। ठीक है, अब देखिए अटक में पर्वतीय क्षेत्र में बहते हैं, बाहर निकलती है। सतलुज, ब्याज, रावी, चनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में पठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। अब हमारे इंडिया से जो निकलती है सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब तथा झेलम, वो कहा जाते हैं पाकिस्तान में पठानकोट के पास सिंधु नदी से में मिलती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। यानी सिंधु नदी जब पानी कहाँ जाके गिरती है, अरब सागर में गिरती है, कराची से पूर्व की ओर होते हैं। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का एक तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, सिंधु का द्रोणी के एक तिहाई से कुछ अधिक भाग, याद रखेंगे। देखिए 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। यानी सिंधु नदी का जो है डिस्टेंस कितनी है, 2900 किलोमीटर, रिमेंबर रखेंगे आप। अब क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझौता ना संधि के अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी परिक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। देखिए पाकिस्तान और इंडिया के बीच सिंधु जल समझौता संधि का जो हुआ था अनुच्छेद 1960 में हुआ था, इसमें एक बॉन्डिंग किया गया कि भारत जो है सिर्फ सिंधु नदी का 20% जल ही उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो वही भी याद रखेंगे। अब देखिए गंगा नदी तंत्र, हम लोग अभी क्या देखे हैं, सिंधु नदी तंत्र देखिए, अब देखेंगे गंगा नदी तंत्र क्यों है, क्योंकि गंगा एक बड़ा सा, उसमें बहुत सारा नदी मिलती है, इसलिए गंगा का तंत्र बन गया। तो गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देव प्रयाग में इसमें मिलती है।
तो गंगा नदी का मुख्य धारा कहाँ से निकलती है? भागीरथी के गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा ने उत्तराखंड के देवप्रयाग में इसमें मिलती है। ठीक है, अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे क्या होता है, मिलती है क्या? गंगा, जो भागीरथी के गंगोत्री हिमानी से निकलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। देखिए हरिद्वार जब आता है तो आप उससे पहले पर्वतीय भाग होता है ना, उसको छोड़ के मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार में गंगा। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। सब सहायक नदी है, हिमालय का भी आती, सॉरी किसका? गंगा नदी का। अब याद रखेंगे क्या क्या है, यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। ठीक है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। बात समझ में आ रहा होगा आपको। यमुना नदी यमुनोत्री हिमालय से निकलती है और उसे साथ में ही बहती है, गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती रहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में यह मिल जाती है। अब समझ गए होंगे। तो घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय, ठीक है, मैप भी हम लोग देख लेंगे। घाघरा, कोसी तथा नेपाल हिमालय से निकलती है। अब बात समझ में आया जाना चाहिए। घाघरा और गंडक ये सब कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से। क्या किया, अब देख सकते हो यहाँ पे घाघरा है ना, जो ब्लर है अभी ठीक हो जाएगा। देखिए क्या क्या है, घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं फिर। ओके, और ब्लर बस थोड़ा सा लेट कर रहा है लेकिन आप लोग वेट कर सकते हो अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो। अब देखिए इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है जिसमें बड़े पैमाने पर जान माल के नुकसान होते हैं। लेकिन ये वह नदियाँ हैं जो मिट्टी के उपजाऊ है ना उत्पन्न प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती है। क्या? गंडक ये सब नदी जो था नेपाल से निकलती, याद रखोगे। उससे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर को। पहले जब यहाँ तक पेज को रीड करेंगे हम लोग चारा यहाँ पे पिक्चर को देख लेंगे। इससे पहले देखिए क्या आप जानते हैं है ना, नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कार्यकलापों को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए देवप्रयाग में भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम। देखिए आप देख सकते हो, बहुत सारे लोग अब उसको देखे होंगे कि देवप्रयाग में जो भागीरथी तथा अलकनंदा नदी का संगम होता हुआ है दिखाया जाता है, देवप्रयाग में होता है। हम लोग पढ़े थे भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। ठीक है, चलो उससे पहले और पिक्चर को देख लेते हैं। आखिर इस पिक्चर को देख ही लेते हैं फिर आगे हम लोग रीड करेंगे। ये पिक्चर है मुख्य नदियाँ और झीलें। तो मुख्य नदियाँ और झीलें जो है आप लोग देख सकते हैं, कृष्णराज सागर है ना, लिंगामक्षी, कावेरी नदी, बेमान झील, पुलिकट झील, कृष्णा नदी, ये सब क्या नागार्जुन सागर, ये सब सारा का सारा झील है। ठीक है, यह हो गया चिल्का झील वगैरह आप देख सकते हो, सारा का सारा मैप में आप खुद देख सकते हो। बहुत ज़्यादा कुछ है, बहुत ज़्यादा इसमें देखने का है तो आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हो सिंधु नदी, बुलर झील, ब्यास नदी, गोविंद सागर, ये सब इतना सारा यहाँ पर देख सकते हो। नदी और झीलों का नाम है, बहुत ही ज़्यादा है, आप इसको देख सकते हो। तो हम लोग देखिए यहाँ तक हम लोग रीड कर चुके हैं। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग यहाँ तक देख लिया। आप देखिए क्या है, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदी चंबल, बेतवा तो सोन है। यह अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि नदियाँ कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती है। तो ये लोग भी हम लोग अभी देख लेंगे। अब देखिए बाएं तथा दाहिने किनारे के सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यह नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली जो इसकी एक विस्तारिका है दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या क्या है, यहाँ पे नदी का नाम क्या था? भागीरथी हुगली। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में मिल ठीक है जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना का नाम से जाना जाती है। तो मेघना नदी किसके कौन कौन नदी का संगम है? गंगा और ब्रह्मपुत्र है ना।
उसको मेघना नदी के नाम में जो मिल के उसको मेघना नदी के नाम से जाना जाने लगा है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहत नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अब याद रखिए सुंदरबन डेल्टा। अब देखिए क्या आप जानते हैं सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरी पादप से। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेज से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। देखिए गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। चित्र 3.4 में देखें। चित्र 3.4 हम लोग देखेंगे, ठीक है। आई थिंक वो नीचे है तो हम लोग देख लेंगे। अच्छा यहाँ पे 3.4 चित्र हम देखे थे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना। चलो अब देखते हैं हम लोग तंत्र को। देखें क्या आप गंगा नदी के अफवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक पर स्थित है। तो अम्बाला नगर क्या सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला नगर सिंधु नदी तथा गंगा के बीच, ठीक है। अम्बाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्द में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े बिस्तरों बन जाते हैं। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु तथा सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी क्या तिब्बत के मानसरोवर झील, याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी बहुत इंपॉर्टेंट रखेंगे सबको। अब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील, सिंधु नदी में निकलते मानसरोवर झील के पास से निकलते थे ना। उसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर भाग मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा पर्वत शिखर जो कि 7757 मीटर है। क्या था नामचा भरवा क्या है? नामचा भरवा पर्वत क्या है इसका, जो कि इसका कितना मीटर का है? 7757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोर बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यह इसे दियांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का क्या है? नामचा पर्वत शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू आकार अक्षर जैसा मोर बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यह इसे दियांग के नाम से जाना जाता है। तो दिवांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी शाख नदियाँ इसमें मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। तो आप समझ गए होंगे ब्रह्मपुत्र कैसे नदी का जो निर्माण हो रहा है। ये इसमें केनुला, लोहित और दिवांग है ना, सहायक नदी है, से मिलते हैं और ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। अरुणाचल प्रदेश में नाम पड़ा है इसका। अब देखिए आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किसका? ब्रह्मपुत्र। उस पर तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है, ठीक है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यह नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक है ना गुम्फित नदी का निर्माण में बहती है तथा बहुत सी नदियाँ द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप का नाम याद है? प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के दौरान असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत के अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट, ठीक है, सिल्ट जो है, ठीक है, ये सब आप देखे होंगे। उसके बाद देखते हैं कि हम लोग रेड कर रहे थे यहाँ से विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप के नाम याद है, ठीक है। अब देखिए बहने लगती है तो बाढ़ द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट है ना निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसी कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। परादीपीय नदियाँ। परादीपीय नदियाँ भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। परादीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए परादीप भाग की अधिकतर मुख्य नदी क्या है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी
पूर्वी की ओर बहने वाली नदियाँ हैं तो बंगाल की खाड़ी में सब गिरती है। महानदी गोदावरी, कृष्णा तो कावेरी। ये नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा तथा ताप्ती दो बड़ी नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है। नर्मदा तथा ताप्ती क्या दो बड़ी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती है और ज्वारांतमुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीप नदियाँ की अफवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी है। याद रखेंगे ये सब, है ना। नर्मदा में ताप्ती क्या दो बड़ी ही नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की ओर तरफ बहती है और ज्वारांतमुख का निर्माण करती है। अब देखिए नर्मदा द्रोणी क्या है। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। नर्मदा का उद्गम क्या है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक वंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। देखिए हम नर्मदा नदी के बारे में और जानने से पहले इसको फिर एक बार देख लेते हैं। नर्मदा का उद्गम कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है। नर्मदा और अमरकंटक पहाड़ियों के निकट है, ठीक है। अब समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत सी दर्शनीय स्थल निर्माण करती है, तक पीट गई है। अब देखिए जबलपुर के निकट संगमरमर के शिलों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है तथा जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। तो जबलपुर के निकट संगमरमर के शिलों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है। अब क्या था कि जहाँ तीव्र से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात कहते हैं क्या, नर्मदा नदी। उसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे, इसके बाद क्या है, नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी है। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। उससे पहले नर्मदा का देखें, क्या आप जानते हैं नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नामक एक योजना प्रारंभ की गई है, ठीक है। कौन सा, नमामि देवी नर्मदे, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। ये इम्पोर्टेंट है ना, कि नर्मदा संरक्षण के लिए कौन प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना, जो कि नमामि देवी नर्मदे के नाम से। अब तापी द्रोणी देखिए, तापी उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुरा की श्रृंखला में है। यह भी नर्मदा के समांतर एक वंश घाटी में बहती है। देखो तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुरा की श्रृंखला में। मध्य प्रदेश तापी मध्य प्रदेश और बैतूल जिले में सतपुरा, याद रखेंगे, है ना। समांतर देखिए यह क्या, यह भी नर्मदा के समांतर एक वंश घाटी में बहती है लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिम घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार है। उन राज्यों का नाम बताएं जहाँ से यह नदियाँ बहती है। अब गोदावरी द्रोणी, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिलों में पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी याद रखेंगे, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, याद रखने वाली बात है। अब प्रायद्वीप नदियों में इसका अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसका द्रोणी महाराष्ट्र, है ना, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नदी द्रोणी का 50% भाग। अब गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं। गोदावरी में याद रखेंगे जैसे पूर्णा, वर्धा, है ना, प्राणहिता, मांजारा, वेनगंगा तथा पेनगंगा, जबकि गोदावरी के सहायक नदियाँ याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सहायक नदियाँ, क्योंकि हमारे लाइफ में जो एग्ज़ाम, जब जितने भी एग्ज़ाम दे सभी में सहायक नदी के बारे में क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजारा, वेनगंगा, पेनगंगा क्या गोदावरी का है, याद रखेंगे। अब देखो बहुत लोग क्या करते हैं कि वेनगंगा और पेनगंगा गंगा नदी का सहायक नदी समझ लेता है, जो कि ऐसा है नहीं। तो वेनगंगा और पेनगंगा किसका, गोदावरी, गोदावरी के सहायक नदियाँ। और इसका सहायक नदी क्या है, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता तो मंजारा, ठीक है। आप समझ गए होंगे बात को। चलिए थोड़ा सा हम लोग पीछे ऊपर चल गए हैं, कोई बात नहीं, हम लोग जल्दी से पहुंच जाएंगे अभी जस्ट। चलिए देखिए हम देख सके यहाँ तक पौन गंगा तक। अब इनमें से अंतिम 3 सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं, बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा नाम से भी जाना जाता है। तो गोदावरी गंगा को कौन सा, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाएगा, गोदावरी, याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए महानदी द्रोणी, महानदी का उद्गमन छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। देखिए महानदी का उद्गम क्या होता है, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है
तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कौन सा? महानदी। अब महानदी देखिए इंपॉर्टेंट है। महानदी का उद्गम कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से है, यानी महानदी का उद्गमन छत्तीसगढ़ से होता है, महानदी, है ना। तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी, याद रखेंगे। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अफवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कृष्णा द्रोणी क्या है। देखिए महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग, तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। और यह महाबलेश्वर के निकट, याद रखेंगे, कृष्णा का महाराष्ट्र से, है ना, और महाबलेश्वर, याद रखेंगे। तो देखिए अब अगर ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो हम आपको सिखा देते हैं ट्रिक से कैसे करेंगे। तो कृष्णा द्रोणी है ना, तो कृष्णा क्या? महाराष्ट्र है, महान है, कृष्णा जी महान थे, है ना। तो महाबलेश्वर भी था, बहुत ताकतवर भी थे, तो ऐसा भी याद रख सकते हैं। कृष्णा नदी का इसमें ही। अब इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर, बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी क्या होगा? बंगाल की खाड़ी में ही जाके गिरेगा, कि बंगाल में रहेगा, बंगालों में रहेगा, खाड़ी में, ठीक है। तो कृष्णा नदी यहाँ गिरती है। अब देखिए तुंगभद्रा, कोयना, घाटपर्वा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा नदी की सहायक नदी क्या? तुंगभद्रा, कोयना, है ना, घाटपर्वा, मूसी तथा भीमा। तो भीमा से भीम याद रखेंगे, कृष्णा से जुड़ा हुआ था। मूसी, है ना, मूसी याद रखेंगे, कृष्णा से है। घाटपर्वा, कोयना, तुंगभद्रा क्या? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है, ठीक है। तो यानी कृष्णा नदी कहाँ तक जा रही है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से होते जा रही है। अभी कावेरी द्रोणी। कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुटलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी जो है पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी, कावेरी यानी ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तो तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, याद रखेंगे। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमावती तथा कावेरी। तो कावेरी नदी के याद रखेंगे क्या है? अमरावती, भवानी, हेमावती तथा कावेरी। बहुत इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी का सहायक नदियाँ क्या है? हम चलो ट्रिक से भी लगाते हैं। कावेरी यानी क्या आखिर हुआ है? क्या वेरी, है ना। तो अमरावती, भवानी, हेमावती तक कावेरी। इसको आप थोड़ा स्ट्रिक बना सकते हैं खुद से भी। अमरावती, है ना, है ना, अमरा कावेरी, उससे भवानी, है ना, कावेरी, हेमावती, कावेरी एंड कावेरी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। तो अब देखते क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मिश्र बंगलौर तथा कोलार सोन क्षेत्र को प्रदान की जाती है। तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात किसका है? कावेरी नदी बनाती है, याद रखेंगे। और इसे शिव समुद्रम के नाम से आता है, किसे? शिव समुद्रम कावेरी नदी को ही, ठीक है। अब इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती है। दामोदर, ब्राह्मणी अलग है और ब्राह्मणी है। बेतरनी तथा सुवर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो अपने एटलस में इनकी स्थिति ज्ञात कर सकते हो। अब देखिए कि आप जानते हैं पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। अब बात समझ में आ रहा होगा, 3% ही स्वच्छ है, लेकिन उसमें भी 3/4 क्या है? बर्फ के रूप में है। अब देखिए झीलें। कश्मीरी घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नभ वाले घरों तथा शिकारों से तो आप परिचित ही होंगे। तो कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, ये सब नव बालों घरों तथा शिकारों से तो आप परिचित होंगे ही, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहाँ नौकायान, तैराकी तथा अन्य जल खेलों का आनंद भी आप लोग लिए जरूर होंगे, आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल तथा एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वह इतना आकर्षित करते जितना आज करते हैं। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर
झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के लिए अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलें का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। अब क्या आप जानते हैं बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन है ना, मृत तथा अरल सागर। कैस्पियन क्या है कि मृत सागर है, लेकिन वो क्या है, झील है, बड़ा है, इसीलिए इसको झील सागर बोलते हैं, लेकिन मृत है। ठीक है, आप देखिए भारत में भी बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों से भिन्न है। अधिकतर झीलें अस्थायी होते हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होती है, जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। या कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमालय तथा बर्फ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों तथा मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुए हैं। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कट कर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पीड तथा वार यानी रोधिका तट क्षेत्र में लेगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील तथा है ना केलोड़ी झील। तो स्पीड तथा वार यानी रोधिका तट क्षेत्र में लेगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील तथा है ना केलोलू झील। अंतर्देशीय भागों, अब इसमें देखिए लोकटाक झील देख सकते हैं आप, कैसा दिखता है ना। अब देखिए अंतर्देशीय भागों झीलों वाली झीलों कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान के सांबर झील, जो कि एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। यह मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्द में यह तब बनी जब हिमानियों ने यहाँ कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिला अथवा मिट्टी में हिमानी मार्ग बध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की बुलर झील भूगर्भीय क्रिया से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है बुलर झील। डल झील, भीमताल झील, नैनीताल, लोकटक तथा बारापानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी का झील है। ठीक है, इससे आप याद रखेंगे झीलें के बारे में। तो चलिए हम लोग यहाँ तक रीड कर रहे थे। मीठे पानी का अधिकांश झीलें का हिमालय क्षेत्र में है। अब देखिए उसके बाद है, इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर। ठीक है, क्या है, इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पन्न के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है। गुरु गोविंद सागर जो भाखड़ा नगर परियोजना में है, गुरु गोविंद सागर झील मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। झीलें क्या है, मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। यह आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। अब देखिए नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाओं के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही, ठीक है, प्राचीन क्या है, नदी को तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यह गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित है। किंतु भारत जैसे देश के लिए, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वह सिंचाई और संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्वपूर्ण बहुत अधिक है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना जो कि NRCP क्या है, देखिए देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदी देश में जल का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, अब NRCP के उद्देश्य नदी को जल में प्रदूषण को कम करके जलवायु गुणवत्ता में सुधार करना है। अब ये नदी प्रदूषण क्या है, नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसका गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इसका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योग के प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैला बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है।
लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनके स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य किए, है ना, योजना लागू की गई है। क्या आप कभी ऐसे कार्यों की योजना के बारे में सुने हैं कि नदी के प्रदूषण जल से हमारे स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। ठीक है, तो यहाँ तक, है ना, चैप्टर हाँ जो भी है इसका है ख़त्म होता है। अब इसका अभ्यास है, आप देख सकते हो बुलर झील में किस राज्य में है, बुलर झील, है ना। उसके बाद बुलर, उसके बाद नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नर्मदा, क्या बोले थे, नर्मदा अमरकंट, है ना। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है, लवणीय वाला, है ना, सांबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पारादीप भारत की सबसे बड़ी नदी है, पारादीप नदी भारत की सबसे कौन सा है, महानदी। निम्नलिखित नदी में से कौन सी नदी बनश घाटी से होकर बहती है ना, बनश घाटी। उसके बाद देख सकते हैं सारा क्वेश्चंस को, तो देखिए सारा का सारा हो चुका है, तो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए फिर हम लोग जल्द ही मिलेंगे इस क्लास के फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है। अभी हम लोग चैप्टर जो था, है ना, NCERT क्लास 9 का तो कर ही लिए हैं, तो फिर जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं इसका नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट चैप्टर जो कि रहेगा 4 नंबर का, और 3 अभी जस्ट कंप्लीट हो गया ऑफ हुआ। तो चलिए फिर मिलते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर में।